So now we will see elements of AOA network. Elements of AOA network. ठीक है, तो एलिमेंट्स देखिए क्या क्या दिखा अभी हम लोगों को एओए में। एक्टिविटी दिखी, इवेंट दिखा, राइट। तो पहले हम लोग लिखते हैं इवेंट। फर्स्ट इज इवेंट, right, event. So here we will write an event is either start or completion stage of an activity. An event is either a start or completion stage of an activity. It is an instantaneous stage. It is an instantaneous stage which occurs either in starting or finishing of an activity. It is an instantaneous stage which occurs either in starting or finishing of an activity. तो देखिए जरा सा इस पॉइंट को समझते हैं, क्या है ये। An event is either a start or completion stage of an activity. तो अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी, जैसे अभी हमें मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी शुरू करनी है, सीपीएम की क्लास शुरू करनी है अभी हमें, राइट। ये लो, क्लास शुरू हो गया, आई एम रेडी फॉर द क्लास, मीन्स दैट इज एन इवेंट। नाउ क्लास इज गोइंग ऑन, दिस इज एन एक्टिविटी, और ये एरो कंप्लीट हो गई, क्लास खत्म हो गई, मीन्स यू नो व्हाट, नेक्स्ट इवेंट इज फॉर्म्ड। तो यहां पर ये क्या हो गया हमारा, दिस इज इनिशियल इवेंट, दिस इज इनिशियल इवेंट, and this is final event, and this is activity, that is activity, और ये activity है क्या हमारी, CPM classes is going on, this is an activity, and this is initial event, that is class started, and this is class फिनिश्ड। अब मुझे ये चीज आपसे पूछना है यहां पर, राइट। आप बीच बीच में जैसे जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन को, तो मैं जैसे पूछूं कि इसका क्या होगा, देन बी वेरी कॉन्शियस, और आप इमीडिएटली अपने आप अपने लैपटॉप में बैठ के देखते हो, मोबाइल में बैठ के देखते हो, आप आंसर रिप्लाई करो। खुद आप सोचना कि आपने गलत बोला या सही बोला, उसके बाद मैं तो सही कर ही दूंगा इसको, राइट। तो इस क्लास को हम लोग बहुत इफेक्टिवली एंजॉय कर सकते हैं, राइट। मीन्स जस्ट एज एन ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं कि हाँ सर ने पूछा, हमने आंसरिंग किया, आप वहीं पे बैठ के आंसरिंग करो। तो इनिशियल इवेंट दैट इज क्लास स्टार्टेड, और फाइनल इवेंट दैट इज क्लास फिनिश्ड, और ये क्लास इज गोइंग ऑन। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो मेरी एनर्जी लगी है अभी, जो मेरी एनर्जी लगी है, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी मार्कर और ये समथिंग्स, ये सारी चीजें जो मैं यूज कर रहा हूं, कलर्स यूज कर रहा हूं, ये किस लिए यूज कर रहा हूं, इस इवेंट्स के लिए या इस एक्टिविटी के लिए? सोच के आंसर दीजिए अपने आप में। इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, इस क्लास को कंप्लीट करने में मुझे इस मार्कर की इंक लगी है, इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ा है हमें, राइट। इस रूम का एसी का बिल पे करना पड़ा है हमें पूरा का पूरा। किसके लिए? इस एक्टिविटी के लिए। इवेंट तो जितना मर्जी तुम बना लो। आज मान लो क्लास 10th में गए, एक इवेंट बन गया, 11th में गए दूसरा इवेंट बन गया, 12 में गए तीसरा इवेंट बन गया। इवेंट तो जितनी मर्जी तुम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इवेंट के लिए थोड़ी टाइम लग रहा है, मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, लो क्लास शुरू हो गई, अब मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं। तो क्या कुछ एक्टिविटी, कुछ उसमें रिसोर्सेस लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहा।
लो मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया, फिर खड़ा हो गया मैं, कुछ पढ़ाया नहीं तुमको, कोई रिसोर्सेज लगे क्या इवेंट बनाने में? नहीं। तो इवेंट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज एनी टाइम फॉर इट्स अकरेंस, इट्स वेरी फंडामेंटल पार्ट। इवेंट को कोई टाइम और रिसोर्सेज नहीं लगती है। हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, दैट इज एन इवेंट, लेकिन काम चल रही है, दैट इज एन एक्टिविटी, और जो पैसे खर्च हो रहे हैं इसी एक्टिविटी में खर्च हो रहे हैं, मैन पावर जो लग रहा है इसी एक्टिविटी में लग रहा है, मटेरियल्स जो लग रहा है वो इसी एक्टिविटी में लग रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, काहे का पैसा लगा इसमें? कुछ नहीं लगा, इवेंट्स बना दो, खत्म हो गई कहानी। सो यहां पर हम लिखेंगे an event does not require, this is very fundamental part of event, an event does not require any resources or any time for its occurrence, whereas activity will require time and resources both for its completion। मैं यहां पर इस लाइन को अंडरलाइन करूंगा। देखिए मैंने इवेंट के साथ अकरेंस वर्ड यूज किया है और एक्टिविटी के साथ हमने कंप्लीशन वर्ड यूज किया है। इन चीजों का ध्यान रहे, लिटरेचर का ध्यान रहे बिल्कुल। इवेंट्स हमेशा अकर्ड होता है, बनता है, एक्टिविटी हमेशा समाप्त की जाती है, कंप्लीट होती है। दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू फोकस ऑन आवर वर्डिंग, राइट। अब इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हमें देखना है। एन इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ओवल शेप, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओवल शेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्क्वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। मैं लिख दूं यहीं पे रेक्टेंगल, ऑब्लिक, स्क्वायर भी लिख देता हूं, और ओवल शेप, राइट। इस तरीके से हम इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए आप एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट, क्लास स्टार्टेड, दैट्स एन इवेंट। क्लास फिनिश्ड, that's an event। casting of roof slab, has been completed। casting of foundation completed, foundation of building completed, right, that's an event, right। यहां पर से column casting completed, column casting completed, right। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी इवेंट्स हो गई। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इवेंट। अब आप देखिए यहां पर इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। पहले आप इतनी चीज़ों को लिख लेंगे पॉज करके, नहीं तो फिर बाद में भूल जाऊंगा मैं। यहां से शुरू किया था हमने एलिमेंट्स ऑफ ए नेटवर्क पे, राइट। चलिए अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक इवेंट हो गई, ये एक एक्टिविटी हो गई, फिर इवेंट, फिर एक्टिविटी, फिर इवेंट। अब ये एक्टिविटी हमारी है ए बी और ये इवेंट हमारी है 1 2 एंड 3, राइट। तो हम लिख सकते हैं इवेंट 1 इज इनिशियल इवेंट
फॉर एक्टिविटी ए। इवेंट 1 इज इनिशियल इवेंट फॉर एक्टिविटी ए। फिर हम लिख सकते हैं इवेंट 2 इज फाइनल इवेंट फॉर एक्टिविटी ए। इवेंट 2 इसका मतलब यह हुआ कि एक्टिविटी ए हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इवेंट 2 के बारे में ही फिर से, इवेंट 2 इज। अब ये 2 क्या शो करेगा, इसके लिए इनिशियल इवेंट का काम करेगा बी के लिए। सो इवेंट 2 इज इनिशियल इवेंट फॉर एक्टिविटी बी, and here we will write event 3 is final event for activity 3, for activity B। इसका मतलब यह हुआ कि 1 तो हमेशा इनिशियल इवेंट रहा और 3 हमेशा फाइनल इवेंट रहा, लेकिन ये इवेंट 2 जो है एक बार इसके लिए फाइनल इवेंट है और इसके लिए इनिशियल इवेंट है, तो 2 को हम कहते हैं ड्यूअल रोल इवेंट, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा इस तरीके से, देखिए दिस इज इनिशियल इवेंट and this is final event and this is dual role event। वैसा इवेंट जो कभी इनिशियल का रोल प्ले करेगा, कभी फाइनल का रोल प्ले करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल रोल इवेंट। तो किसी भी नेटवर्क में जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के इवेंट्स होते हैं, यू नो व्हाट, इनिशियल, फाइनल एंड ड्यूअल रोल इवेंट। सो हियर वी कैन राइट दिस इज इवेंट and this is of 3 type: initial event, this is dual role event, and this is final event, right। ये 3 तरीके के इवेंट होते हैं। तो किसी भी नेटवर्क में इनिशियल और फाइनल इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे और बाकी जितने भी इवेंट्स होंगे सारे के सारे ड्यूअल रोल इवेंट होंगे। क्योंकि अगर मान लो जैसे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करी, तो इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को शुरू किया एक इवेंट हो गया और इसको फाइनल कर दिया एक फाइनल इवेंट हो गया, लेकिन इसके बीच में जब फाउंडेशन कंप्लीट करी तो एक इवेंट हो गया, ग्राउंड फ्लोर का काम शुरू कर दिया हमने, खत्म कर दिया, एक इवेंट हो गया, फर्स्ट फ्लोर दूसरी इवेंट हो गई, थर्ड फ्लोर तीसरी इवेंट हो गई। लेकिन जब आप देख रहे हो ना 2, 3, 4 ये सारे जो इवेंट्स हैं ये सारे बीच वाले हैं। 2 का मतलब क्या हो गया, फाइनल इवेंट फॉर फाउंडेशन, राइट, लेकिन इनिशियल इवेंट फॉर ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी इवेंट्स जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, इंटरमीडिएट जितने भी होंगे वो सारे ड्यूअल रोल इवेंट होंगे। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ए नेटवर्क, in a network there is only one initial event and only one final event and remaining all are ड्यूअल रोल इवेंट। बाकी सारे के सारे ड्यूअल रोल इवेंट हो गए, राइट। कॉपी कर लीजिए आप इसे। यहां तक तो कॉपी कर ही लिया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिविटी। राइट, एक्टिविटी।
Activity is the actual performance of work. Activity is the actual performance of work. Performance of work which require time and resources both for its completion. मतलब एक्टिविटी को टाइम और रिसोर्स दोनों चाहिए, which require time and resources both for its completion, right? It is the work under progress. It is the work under progress, right? ये काम के प्रोग्रेस को दिखाता है हमें, राइट? तो यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, क्लास इज गोइंग ऑन, सेकेंड, फाउंडेशन इज इन प्रोग्रेस, फाउंडेशन इज इन प्रोग्रेस, फाउंडेशन मीन्स द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज इन प्रोग्रेस, पाइलिंग ऑफ bridge is in progress, piling of bridge is in progress, right? तो ये सारी चीजें जो है हमारी, क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन एंड सो ऑन, ये सारी चीजें जो है हमारी एक्टिविटी को शो करती है, राइट? अब लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। क्लियर हो गया? टाइम और रिसोर्सेज दोनों चाहिए तभी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। जैसे मान लीजिए फाउंडेशन वर्क आप कर रहे हो, अगर आप रिसोर्सेस नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे, तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है। मान लो फाउंडेशन करने में 10 दिन लगता है, तो 10 दिन टाइम हो गया। रिसोर्सेस मान लीजिए मैन पावर लगा, मटेरियल्स लगा, मतलब क्या, मान लीजिए 2000 बैग सीमेंट लगा, सैंड लगा, 200 टेलर आपको सैंड लगा, ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेस है। जस्ट कितने बंदे आप काम करा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेस है। तो ये दोनों चीजें जब तक मिलेगी नहीं तब तक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी नहीं, राइट? सो यहां पर लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी, राइट? ये होता है एक्टिविटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बिफोर अनदर एक्टिविटीज कॉल्ड प्रीडिसेसर। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, एक बंदा यहां पर खड़ा है, तो ये मेरे आगे खड़ा है, मैं इसके पीछे खड़ा हूं, सो आई एम प्रीडिसेसर ऑफ दैट पीपल, राइट? सो प्रीडिसेसर एक्टिविटी, एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड before the performance of another activity is called predecessor activity, right? Activities that are required to be performed before the performance of another activity is called predecessor activity। एक ही बार समझाता हूं आपको दोनों, ठीक है? दूसरा है हमारा सक्सेसर एक्टिविटी। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे आगे जो बंदा है वो क्या कहलाएगा, हमारा सक्सेसर, और मैं उनके पीछे हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, उनका प्रीडिसेसर। तो यहां पर ये हो गया एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड, एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी performed
after the performance of another activity is called successor activity. Is called successor activity, right? So activities that are required to be performed after the performance of another activity is called successor activity. तो देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं इन दोनों का, प्रीडिसेसर और सक्सेसर का. आप कॉपी कर लीजिए डेफिनेशन को. देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं, ए, बी एंड सी. जस्ट मैं नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं इनका. दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी एंड दिस इज एक्टिविटी सी. और आप चाहें तो इवेंट्स की नंबरिंग कर सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. सो दिस इज event 1, 2, 3 and 4, right? So here we can say activity A has been completed and after completion of activity A, activity B is going to be started, right? तो जब पहले हमारी A कंप्लीट हो चुकी है तो B स्टार्ट होगी, मतलब A पहले हुई है. So activity A is predecessor of activity B. Here we can write activity A is predecessor of activity B, right? और जब एक्टिविटी B बनी है हमारी तब जाकर एक्टिविटी C शुरू हुई है. So we can write activity B is predecessor of activity C, right? अब यहां पर से देखो, A बनी है तो B शुरू होगी. So हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं B is successor of activity A, क्योंकि B इससे आगे है. So here we can write activity B is successor of activity A. Similarly, we can write activity C is successor of activity B. क्लियर हो गया? अब प्रैक्टिकली अगर आप इसको जजमेंट करना चाहते हो तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड. जैसे एक्टिविटी ए बी सी 3 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. देखो, एक्टिविटी ए ये हो गई आपकी फॉर्म वर्क, शटरिंग एंड सेंटरिंग, राइट? और एक्टिविटी बी ये हो गई आपकी रेनफोर्समेंट, और एक्टिविटी सी ये हो गई आपकी कॉन्क्रीटिंग, मतलब कास्टिंग. ठीक है, 3 एक्टिविटी हो गई. तो देखिए मैं इसी को प्रैक्टिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहता हूं. सो फॉर्म वर्क, शटरिंग एंड सेंटरिंग इज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ रेनफोर्समेंट एंड वी कैन से रेनफोर्समेंट इज द सक्सेसर ऑफ फॉर्म वर्क, शटरिंग एंड सेंटरिंग. मीन्स रेनफोर्समेंट तब होगी जब पहले फॉर्म वर्क हमारा हो चुका होगा. एंड कॉन्क्रीटिंग इज द सक्सेसर ऑफ रेनफोर्समेंट, राइट? कॉन्क्रीटिंग इज द सक्सेसर ऑफ रेनफोर्समेंट. कॉन्क्रीटिंग इज नॉट द सक्सेसर ऑफ व्हाट, फॉर्म वर्क, शटरिंग एंड सेंटरिंग. ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि while we are saying the predecessor means what, immediate predecessor, and successor means immediate successor. Here you can see activity A is predecessor of activity B. I wrote activity A is predecessor of activity B. Activity B is predecessor of activity C. But I didn't write here activity A and B are the predecessor of activity C. While I am saying the predecessor means you have to understand I am talking about the immediate predecessor. And while I am saying about the successor, then you have to understand I am talking about the immediate successor. Because if you will write this statement in this way, activity A and B are the predecessor of activity C, then 2 different network is possible for the same statement. Then we can say redundancy will exist in the network, right? I repeat my statement. If you will say activity A and B are the predecessor of activity C, for this network, if I am saying activity A and B are the predecessor of activity C, then for the same set of statement, 2 different network is possible. So which one is correct here, right? Which one is correct here?
So that is called redundancy. Means for the same set of statement, if two different network is possible, then we will say redundancy will exist in the network. So to remove this redundancy, we have to use usual convention that predecessor means immediate predecessor and successor means immediate successor. ये convention हमें maintain करना पड़ेगा. मतलब redundancy से बचने के लिए, मतलब एक ही स्टेटमेंट के लिए दो नेटवर्क अगर बनता है तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी. और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कन्वेंशन को मेंटेन करना पड़ता है कि जब हम प्रीडिसेसर की बात कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से समझिए कि वो इमीडिएट प्रीडिसेसर होगा, और जब हम सक्सेसर की बात कह रहे हैं तो आप आराम से समझिए कि वो इमीडिएट सक्सेसर होगा. राइट. क्योंकि देखिए, अगर आप यहां पर कहेंगे कॉन्क्रीटिंग इज प्रीडिसेसर ऑफ फॉर्मवर्क एंड रेनफोर्समेंट, तो शायद नेटवर्क हमारा ये भी हो सकता है. देखिए, ये भी नेटवर्क हो सकता है. ये लीजिए ए, बी एंड सी. तो देखिए, सेम स्टेटमेंट के लिए टू डिफरेंट नेटवर्क इज पॉसिबल हियर. सो विच वन नेटवर्क इज करेक्ट? प्रैक्टिकली ये फिजिबल है क्या, बताइए? फॉर्म वर्क और एनफोर्समेंट दोनों आप एक साथ कर सकते हैं. हवा में बार्स बाइंडिंग करेंगे जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, तो ये गलत हुआ ना हमारा. सो वी हैव टू राइट दिस इज, फर्स्ट वी विल राइट दिस इज रॉन्ग हियर. राइट. सो प्रीडिसेसर मींस इमीडिएट प्रीडिसेसर और सक्सेसर मींस इमीडिएट सक्सेसर. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अभी रिडंडेंसी के बारे में. रिडंडेंसी क्या होती है वो देखते हैं हम लोग पहले. देखिए, फॉर ए गिवन स्टेटमेंट if two different network is possible, if two different network is possible, then that is called, then redundancy will exist. Then redundancy will exist in the network. Right. For a given statement, if two different network is possible, the redundancy will exist in the network. तो देखिए यहां से, ये तो redundancy यहीं पे हो जाएगा. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, इसी एग्जांपल को लेता हूं. राइट. इसको ही लेता हूं पहले मैं. एक्टिविटी A and activity B are predecessor of activity C. ये मैंने स्टेटमेंट दिया यहां पर. राइट. तो इसके लिए मैंने इस स्टेटमेंट के लिए ये नेटवर्क बनाया. ये देखो, A और B C का प्रीडिसेसर है, लेकिन इसी स्टेटमेंट के लिए एक और नेटवर्क बनेगा यहां पर हमारा इस तरीके से भी. देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब देखिए आप, यहां पर भी ए और बी सी का प्रीडिसेसर है. सो फॉर द सेम स्टेटमेंट टू डिफरेंट नेटवर्क इज पॉसिबल हियर. राइट. वन इज दिस एंड अनदर इज दिस. सो दिस इज रॉन्ग. राइट. एंड दिस इज करेक्ट. Okay, this is correct. Why? Just see here. जब भी हमको प्रीडिसेसर की बात करनी है, then we have to understand immediate predecessor. And successor की बात जब हम करेंगे, then we have to understand immediate successor. So here we can write, to remove the redundancy, from a network, we have to follow the usual convention that predecessor means immediate predecessor
immediate predecessor and successor means immediate successor. So to remove the redundancy from a network, we have to follow the usual convention that predecessor means immediate predecessor and successor means immediate successor. इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा. मैं यहां पर भी लिख देता हूं गलत और ये सही है, राइट. सो यहां पर अगर मान लीजिए कि जब भी कोई भी नेटवर्क दे आपको, बोलता है बी इज प्रीडिसेसर ऑफ ए एंड सी इज प्रीडिसेसर ऑफ बी, तो उस तरीके से नेटवर्क बनाइए, इमीडिएट समझ के बनाइए, राइट. तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंटरव्यू, राइट. दिस इज फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, करेक्ट. तो अब यहां पर से आते हैं हम लोग, ये रिडंडेंसी हो गई हमारी, प्रीडिसेसर देख लिया हमने, सक्सेसर देख लिया हमने. तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल और भी देख सकते थे, देख लेंगे. पहले थोड़ी देर हम लोग सीरीज, चलिए पैरेलल और सीरीज के बारे में भी बता दें आपको. पैरेलल एक्टिविटी लिखते हैं पहले, तीसरा पैरेलल एक्टिविटी. पैरेलल एक्टिविटी, इसे हम लोग कॉन्करेंट एक्टिविटी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्करेंट एक्टिविटी. इसे हम कॉन्करेंट एक्टिविटी बोलते हैं. जैसे देखिए, अगर मान लीजिए दो एक्टिविटी हमारी एक साथ शुरू हो रही है इस तरीके से, तो हम कहते हैं एक्टिविटी ए एंड बी आर, ए एंड एक्टिविटी बी. कभी भी एक्टिविटी ए एंड बी मत लिखिए, हमेशा लिखिए एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी आर concurrent here. Activity A and B are concurrent, right? If two activity or more than two activity will start at the same time, then we will say this is the concurrent activity, right? These are the concurrent activity. अब यहां पर देखिए serial activity, इसको हम series activity भी कहते हैं. जैसे मान लीजिए ये एक्टिविटी ए है और ये एक्टिविटी बी है, एक के बाद एक हो रही है. सो दीज आर कॉल्ड एक्टिविटी ए एंड बी आर कॉल्ड सीरियल एक्टिविटी. सो एक्टिविटी बी ए एंड एक्टिविटी बी आर सीरियल एक्टिविटी. एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी आर सीरियल एक्टिविटी, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड डमी एक्टिविटी. डमी, this is fourth. So what is the statement of dummy here? It is an activity which require neither any resources nor any time for its completion. It is an activity which requires neither any resources nor any time for its completion, right? It is used to establish logical relationship between two different activities. It is used to establish logical relationship between two different activities, right? Apart from this,
It is also used for grammatical. It is also used for grammatical purpose, राइट? लॉजिकल पर्पस और ग्रामेटिकल पर्पस, इन दो पर्पसेस के लिए हम लोग डमी को यूज करते हैं. सो दिस इज द ग्रामेटिकल पर्पसेस, राइट? लॉजिकल रिलेशनशिप. डमी क्या है हमारी? इट इज एन एक्टिविटी जिसको ना ही कोई रिक्वायर नाइदर एनी रिसोर्सेस नॉर एनी टाइम. ना ही कोई रिसोर्स चाहिए इसको और ना ही कोई इसको टाइम चाहिए, राइट? जस्ट एक रिलेशन को दिखाता है, लॉजिकल रिलेशन को ये दिखाएगा, राइट? तो देखिए यहां पे डमी का जो रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एओए नेटवर्क में ही होता है, एओएन में नहीं होता है, राइट? जैसे देखिए यहां पर मैं डमी बताना चाह रहा था आपको. देखिए, चलिए पहले मैं इसको बता देता हूं, उसके बाद मैं एक पॉइंट लिखवा दूंगा पीछे भी आपको. लॉजिकल पर्पस, ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स, ये एओए नेटवर्क का एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. देखिए यहां पर 1 सेकेंड. यहां पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ एओए नेटवर्क. ये सारे एओए नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं, राइट? एओएन के एलिमेंट्स नहीं हैं ये. तो डमी जो आप यूज करते हो ना, डमी की यूज सिर्फ और सिर्फ एओए नेटवर्क में ही होती है, एओएन नेटवर्क में डमी की यूज नहीं होती है, राइट? यहां पर आप लिख लेंगे, ये सारे पॉइंट्स तो आपने लिखे ही थे इसमें एओ और एओएन के डिफरेंस में. यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर 6 नंबर पॉइंट होगा ये. Dummy can be used if required, right? और इसमें डमी की कोई रोल नहीं होती. there is no role of dummy in AON network. अब थोड़ा सा जगह यहां पर रखेंगे हम लोग. डमी के बारे में पहले समझा दूं, उसके बाद आपको यहां पर एक फिगर बनाऊंगा मैं छोटा सा, ठीक है? देखिए राइट. देखिए सो इट इज यूज फॉर लॉजिकल एज वेल एज ग्रामेटिकल पर्पस. तो फर्स्ट लिखते हैं हम लोग लॉजिकल पर्पस. लॉजिकल पर्पस, इट इज यूज्ड to establish logical relationship between different activities. Example, activity F will depend on completion of activity A and activity C. तो देखिए यहां पर अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट रहता है, मान लीजिए जैसे हमारा नेटवर्क ये है,
ये मान लीजिए ए है, ये बी है, दिस इज सी डी ई एंड एफ, राइट। ये कह रहा है एक्टिविटी एफ विल डिपेंड ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी डी लिख देना होगा इसको, एक्टिविटी डी, हेयर एक्टिविटी डी, राइट। तो कह रहा है कि एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ए और डी के कंप्लीशन पे। हाँ, यहां से तो पता चल रहा है कि जब डी कंप्लीट हो रही है तभी एफ हमारी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। आई रिपीट, जब डी हमारी कंप्लीट हो रही है तभी क्या हो रही है, हमारी एफ शुरू हो रही है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेन एक्टिविटी डी विल कंप्लीट देन एक्टिविटी एफ विल स्टार्ट, राइट। इट इज वेरी क्लियर दैट फ्रॉम द नेटवर्क, बट देयर इज नो एनी रिलेशन ऑफ एफ विथ ए हेयर, राइट। ये पता नहीं चल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, सो वी शुड हैव टू इंट्रोड्यूस डमी हेयर। Just we can see this is dummy here, right? This is dummy activity. अब देखिए आपको पता चल रहा है कि activity F will depends on completion of activity D and activity A both. So this is dummy here. This is dummy. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे dummy is represented by dotted arrow, right? डमी को हम हमेशा डॉटेड एरो से इंडिकेट करते हैं, राइट। अब यहां से ये क्लियर है कि एक्टिविटी एफ विल डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी डी बोथ, राइट। तो लॉजिकल रिलेशन को इस तरीके से ये दिखा दिया। इसी स्टेटमेंट को आपको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में दे सकता है। एक्टिविटी ए अपने बारे में बात करेगी इस तरीके से, देखिए एक्टिविटी ए प्रीसीड्स एक्टिविटी सी बट restrain the start of activity F। ये कह रहा है ए अपने बारे में कि मैं सी से तो पीछे हूं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना पावरफुल हूं कि मैंने एफ को रोक रखा है। मतलब ये समझ लो कि मैं बांग्लादेश को तो मैच हरा देता हूं, लेकिन मैं जब तक जीतूंगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीतेगा, इसका कहना यह है। तो ए अपने बारे में कह रहा है, अब एफ ऑस्ट्रेलिया अपने बारे में बात करेगा। देखिए ये एक्टिव वॉइस हो गई, अब पैसिव सेंटेंस में बात करते हैं हम लोग। सो एक्टिविटी एफ अपने बारे में बात करेगा, सक्सीड्स एक्टिविटी एफ सक्सीड्स एक्टिविटी डी बट restrained by activity A। और यही अगर हम लोग इवेंट की बात कर रहे होते ना, तो हम लोग लिखते restrain the occurrence of event 2, restrain the occurrence of event 3। occurrence वर्ड जोड़ देंगे तो इवेंट हो जाएगा। सो एक्टिविटी F सक्सीड्स एक्टिविटी D। F कह रहा है यार मैंने तो किसी भी तरीके से इंडिया को मैच में हरा ही दिया है, बट मैं क्या करूं, मुझे इसने बांग्लादेश ने रोक रखा है, राइट। तो एग्जैक्टली क्या ये कह रहा है कि F सक्सीड्स D बट restrained by एक्टिविटी A। मतलब मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं इससे आगे तो निकल गया, बट मुझको मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे इसने रोक रखा है, राइट। तो जब भी क्वेश्चन में, अभी तो ये सेंटेंस आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने 2-3 बार समझा दिया आपको, बट व्हेन such type of sentences is maintained in your question, like restrain and something, restrain the occurrence of event 1, restrain the occurrence of event 2, restrain by activity A, restrain by activity B, and so on. If such type of statements are maintained in your question, then first you have to strike your brain in such a way that we should have to introduce dummy in the network, right? Dummy आएगी ही आएगी। तो देखिए एक्चुअली क्या होती है कि बहुत ज्यादा डमी भी हम नहीं लगा सकते और बहुत कम भी हम डमी नहीं लगा सकते। तो जो हमारे डिमांड्स हैं नेटवर्क के, उसके करस्पॉन्डिंग ही हमें डमी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो देयर इज नो यूज ऑफ एक्सेस डमी एंड देयर इज नो यूज ऑफ लेस डमी हियर। whatever be in the question, whatever be the demand, we have to produce dummy in such a way, because dummy does not require resources and time for its completion। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कहीं पर भी लगा देंगे। so use of excess dummy is always wrong here, right? तो dummy जितनी आपको चाहिए उतनी ही dummy आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर। so this is the dummy here, right? and also
You can write this sentence in such a way. In another way, you can also write activity AF will depends on completion of activity A and D. Also you can write जो मैंने यहां पर लिखा है ऊपर में, देखिए activity F will depends on completion of activity A and D both. राइट तो इस तरीके से यहां पर इनको दिया जाता है। तो अब यहां पर मैं ये कह रहा था आपको, ये तो लॉजिकल पर्पसेस के लिए हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस डमीज आर आल्सो यूज्ड फॉर ग्रामेटिकल पर्पस। इन्हीं चीजों को मैं AON नेटवर्क में भी इनकॉर्पोरेट अभी करूंगा, आप देखेंगे जो मैंने वहां पर जगह छोड़ी है अभी मैं इनको दिखाता हूं। जैसे देखिए आप, पहले मैं ग्रामेटिकल पर्पस लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग वहां चलेंगे। ग्रामेटिकल पर्पस, grammatical purpose. Two different activity can never consist common a starting node as well as common finishing node. राइट दो एक्टिविटी के पास, दो डिफरेंट एक्टिविटी के पास सेम स्टार्टिंग और फिनिशिंग नोड नहीं हो सकते। मैंने यहां पर लिखा है टू डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट, टू डिफरेंट एक्टिविटीज। आई रोट हियर टू डिफरेंट एक्टिविटीज कैन नेवर कंसिस्ट कॉमन स्टार्टिंग नोड एज वेल एज कॉमन finishing nodes. So the picture is like this here, you can see. This is activity A and this is activity B. And this is event 1 and this is event 2. अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे सीपीएम की क्लास शुरू करी, इवेंट 1 हो गई, सीपीएम की क्लास खत्म हो गई, इवेंट 2 हो गई, तो क्या सीपीएम की क्लास एक बार खत्म कर दी एक्टिविटी ए के जरिए, एक बार एक्टिविटी बी के जरिए, दो बार ही आपको पढ़ा दूंगा सीपीएम सेम ही चीज के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, खत्म हो गई, क्या दो बार ही एक ही जगह पे दो बार ही उसी बिल्डिंग को बनाएंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। एक ही इवेंट्स के लिए, जैसे कॉलम बनाना, ये मान लीजिए कॉलम है, बनाना शुरू कर दिया इवेंट 1, बनाना खत्म हो गया इवेंट 2, तो एक बार जब ये एक्टिविटी ए डिफाइंड हो ही गया तो फिर कॉलम बनाना शुरू किया, फिर इधर से कॉलम बनाना खत्म करेंगे, कहां से फिजिबल है ये? प्रैक्टिकली 100% इम्पॉसिबल, राइट। सो हियर वी कैन से कि यहां पर प्रैक्टिकली ये 100% क्या है हमारा? इम्पॉसिबल है। सो सच एन एरर इज कॉल्ड, यू नो व्हाट, सच एन एरर इज ग्रामेटिकल एरर हियर। तो यहां पर आपको वो डमी लगाना पड़ेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से डमी लगेगी यहां पर, राइट। इस तरीके से देखिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, 1 2 3। अब आप कहेंगे सर इवेंट आपने 3 कर दिया यहां पर, ये नेटवर्क तो पहली बात गलत है, राइट। दिस नेटवर्क इज करेक्ट हियर एंड दिस डमी इज फॉर व्हाट? ग्रामेटिकल पर्पसेस। कई बार पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि ये डमी लॉजिकल पर्पस को सेटिस्फाई कर रहा है या ग्रामेटिकल पर्पस को। सो दिस इज फॉर ग्रामेटिकल पर्पसेस, राइट। अब यहां पर देखिए इवेंट को आप नेटवर्क में बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी 10 घंटे की लेक्चर लेनी है, तो मैं क्या करता हूं ना, हर आधे आधे घंटे पे टी ब्रेक लेता हूं। तो हर आधे आधे घंटे पे इवेंट की फॉर्मेशन हो रही है और मैं एक बार मूड में आया, बिल्कुल नहीं, 10 घंटे से शुरू किया, सुबह 10 बजे शुरू किया और 10 घंटे मैं बिल्कुल खत्म कर दिया। रात को 8 बजे तक मैं 10 घंटे पढ़ा के निकल लिया। सीधे एक बार मैंने लंच ब्रेकफास्ट किया और एक बार मैंने डिनर किया सीधे। तो इवेंट की फॉर्मेशन कब हुई? एक बार ब्रेकफास्ट के समय, एक बार डिनर के समय, 2 ही इवेंट बना, लेकिन प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा। और एक बार क्या हो गया? आधे आधे घंटे पे इवेंट बन रहा। सो इवेंट्स कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए नेटवर्क, बट एक्टिविटीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी रिमूव्ड फ्रॉम ए नेटवर्क, क्योंकि एक्टिविटी को टाइम और रिसोर्सेज दोनों चाहिए होगा। एक्टिविटी को अगर हटा दोगे तुम, तब तो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होगा। एग्री कर रहे हो मेरी बातों से? जैसे मान लो कि 2 एक्टिविटी हैं, हाइड्रोलॉजी एंड सीपीएम हेयर, राइट। तो आपका मन क्या ना, चलो सीपीएम हटा देते हैं, तो हाइड्रोलॉजी हुआ, सिलेबस कंप्लीट हुआ क्या?
सीपीएम जब तक कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस मेरा कंप्लीट ही नहीं होगा यहाँ पर। तो हाइड्रोलॉजी यहाँ कंप्लीट हो गई, सीपीएम यहाँ कंप्लीट हो गई, राइट। इवेंट्स बना लो, एक इवेंट्स बना यहाँ से, एक इवेंट्स बना यहाँ से, दोनों सब्जेक्ट हमने साथ साथ शुरू किया था। 10 से 5, 10 से 12 आपको ये पढ़ा रहे थे, 12 से 2 आपको ये पढ़ा रहे थे एक ही दिन में, राइट। तो 2 एक्टिविटी एक साथ शुरू हो गई हमारी, राइट। कंप्लीशन इस तरीके से हुआ हमारा। आगे हम टाइम का भी आपको समझाते हैं कि टाइम कैसे यहाँ पर प्रोसीड करेगा। तो देखिए यहाँ पर वी कैन राइट हियर नोट an event can be added or removed from a network, but an activity can neither be created nor be removed from a network because activity requires time and resources both for its completion, and event does not require any resources or any time for its occurrence, or event does not require any resources or any time for its occurrence, right। तो यहां से एग्जैक्टली क्या है हमारा, देखिए इवेंट्स को कोई टाइम और रिसोर्सेस नहीं लगती है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे देखो आपको मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पर देता हूं, वैसे तो एक प्रैक्टिकल दे चुका हूं। रिडंडेंट डमी, नेक्स्ट है रिडंडेंट डमी। देखिए ये क्या होती है रिडंडेंट डमी। अगर कोई भी नेटवर्क में कोई डमी लगी हुई है और उस डमी का कोई पर्पस ही नहीं है, राइट, आई रिपीट, उस डमी का कोई पर्पस ही नहीं है। ऑलरेडी जो जिस पर्पस के लिए वो डमी लगाया गया है वो पर्पस ऑलरेडी हमारा सॉल्व है नेटवर्क में, वो दिख रहा है। अननेसेसरी वो डमी लगी हुई है, तो उस डमी को हम कहते हैं रिडंडेंट डमी। सो हियर वी कैन राइट इफ डमी सर्व्स neither logical nor grammatical purposes, then such a dummy is called redundant dummy, and it should be removed from a network. If dummy serves neither logical nor grammatical purposes, then such a dummy is called redundant dummy and it should be removed from a network. इसको आप नेटवर्क से हटाइए। तो कुछ गाइडलाइंस है एक्स्ट्रा डमी को हटाने के, रिडंडेंट डमी को हटाने के। वैसे तो नेटवर्क में आपको पता चल जाएगा, बट यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं, ठीक है। सो हियर वी विल राइट गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा डमी। गाइडलाइंस फॉर removal of redundant dummy, right। guidelines for removal of redundant dummy। पहला लिखेंगे हम लोग dummy which is used for
predecessor relation, but that relation is already existing in the network, then such a dummy is called redundant dummy and it should be removed. मतलब कोई डमी जो है प्रीडिसेसर रिलेशन को बता रहा है और वो रिलेशन हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, तो उस डमी की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप रिडंडेंट बोलेंगे और उसे आप नेटवर्क से हटा देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये नेटवर्क है हमारी, राइट। ये इवेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देखिए तो एग्जैक्टली क्या है, दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज ए बी सी एंड डी, दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज। तो एक्चुअली क्या है, यहां पर ये बता रहा है कि एक्टिविटी डी हमारी तभी शुरू हो रही है जब एक्टिविटी सी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एक्टिविटी ए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका कहना यह है डी विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सी एंड ए। लेकिन देखिए आप भाई साहब, सी तो तभी शुरू हुई है जब बी कंप्लीट हो गई है और बी तो तभी शुरू हुई है जब ए कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब यह है कि यहां पर डी के साथ ए का रिलेशन जाहिर करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह बता रहा है कि डी तभी शुरू होगी जब सी और ए कंप्लीट होगा और ए तो बहुत पहले कंप्लीट है। आई मीन टू से दिस इज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो कह रहा है थर्ड फ्लोर का काम तभी शुरू होगा जब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का काम, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम हो चुका होगा। अरे यार, सेकंड फ्लोर का काम तो तभी हुआ होगा, हवा में थोड़ी बिल्डिंग बनी होगी। फर्स्ट बना होगा, फर्स्ट के पहले ग्राउंड बना होगा, तो ग्राउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस डमी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज कॉल्ड रिडंडेंट डमी एंड इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द नेटवर्क। इसको नेटवर्क से हटाइए। सो नेटवर्क आपका जो हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल सीधा सा नेटवर्क बनेगा। ये ए बी सी एंड डी, हियर यू कैन राइट ए बी सी एंड डी, 1 2 3 4 and 5. So this is the correct network here, right? This is correct here and this is wrong here, क्योंकि ये डमी जो है हमारी क्या है, रिडंडेंट डमी है, राइट। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप, पहले यहां से कॉपी कीजिए। ठीक है, चलिए एक नेटवर्क और देखता हूं। ठीक है, यहां पर डमी लग रखी है एंड दीज आर एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड दिस इज एक्टिविटी जे। ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क में आप देखिए ये डमी रिडंडेंट है या नहीं है। इस नेटवर्क में ये डमी हमें ये बता रहा है कि एक्टिविटी एफ तब शुरू होगी जब एक्टिविटी डी और बी दोनों कंप्लीट होगी, राइट। तो ये डमी रिडंडेंट नहीं है, सो दिस इज करेक्ट नेटवर्क। दिस डमी इज नॉट ए रिडंडेंट डमी, दिस डमी is not a redundant dummy। कॉपी कीजिए इसको। ठीक है, चलिए दूसरा रूल पे आते हैं हम लोग। इफ डमी इज द only incoming arrow
to an activity, sorry, only incoming arrow to an event, incoming arrow to an event, then it should be removed. Then it should be removed, provided network diagrams are diagram is logically and grammatically करेक्ट, राइट। तो ऐसा नहीं कि डमी को हटाने के चक्कर में आप उसकी लॉजिक ही खत्म कर देना। जैसे देखो यहां पर ये जो मैंने लिखा है, ये जो डमी है, ये डमी रिडंडेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको हटाते हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं, जो मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दे रहा हूं अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना उनको। जैसे मान लो कि इस डमी को तुमने हटा दिया, यहां से इसको तुमने हटा दिया। अब क्या है कि ये एक्टिविटी एफ सिर्फ और सिर्फ डी के कंप्लीशन पे डिपेंड कर रही है। और यहां पर मेरा मतलब ये था, इस डमी का मतलब पता है क्या था यहां पर मेरा, देखो ये जो हमने लगाया था, इसका मतलब मेरा ये था यहां पर कि एफ मतलब पेंटिंग ऑफ वॉल, ये तभी शुरू होगी ये जब ब्रिक वर्क हमारा और प्लास्टरिंग हमारा ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम पेंटिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा मैं और एग्जांपल देता हूं तुमको, ये है आपका ब्रिक वॉल, ये ब्रिक वर्क है आपका, ये है प्लास्टरिंग के बाद ये होगी पेंटिंग। लेकिन उसके पहले ये वाला जो काम है हमारा, ये फॉल सीलिंग का काम है, राइट। तो फॉल सीलिंग, ऊपर में फॉल सीलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी और नीचे वॉल में ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आराम से पेंटिंग कर सकते हैं। मींस फॉल सीलिंग पे भी डिजाइन बना सकते हैं, वॉल्स पे भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटी इस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी। लेकिन अगर तुमने यहां पर ये नहीं लिया है तो तुम्हारा जो नेटवर्क है, जो तुमने सोचा है, जो तुमने मटेरियल पावर, मैन पावर इन्वेस्टेड किया है, वो तुम्हारा सही नहीं उतरेगा यहां पर, राइट। तो जब हमारा फॉल सीलिंग ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग, ये तीनों अगर हमारी कंप्लीट हो जाती है, तब जाकर हम लास्ट स्टेप पेंटिंग का करते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस डमी को हटा दिया यहां से, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी पेंटिंग जो है फॉल सीलिंग पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब है तुमने पेंटिंग कर दिया और फिर बाद में फॉल सीलिंग किया, फिर गंदगी हो गई बिल्डिंग में, फिर तुमने पेंटिंग किया, फिर ऐसे ही करते रहोगे, प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। सो बीइंग ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारा अल्टीमेट रोल ये होता है कि हर एक्टिविटी को हम सिंक्रोनाइज्ड वे में हैंडल करें। जैसे देखिए, घर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो तो राजमिस्त्री भी बनाता है, बट हम इंजीनियर्स उनको एक सिस्टमेटिक वे में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि हाँ पहले हम इस काम को करेंगे, फिर इस काम को करेंगे। हमारा अल्टीमेट एम होता है मनी सेव करना और टाइम सेव करना, और विथ बेटर क्वालिटी। मीन्स एक बिल्डिंग हम बनाएंगे, बीइंग ए गुड इंजीनियर हम एक बिल्डिंग बनाएंगे और एक लेमैन बिल्डिंग बनाएगा, इन दोनों में बहुत अंतर होगी। उसके बिल्डिंग में कभी पता चलेगा विंड एक्शन के कारण बारिश का पानी घर में आ रहा है, कभी पता चलेगा सनलाइट अननेसेसरी किधर से भी आ रहा है, कुछ डायरेक्शंस का ध्यान नहीं दिया, कभी सीपेज आ रहा है, कभी मान लो कि अर्थक्वेक आ गया तो कोई फ्लोर में क्रैक आ गया, बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं उसमें। पता चला कि एक बार पेंटिंग किया, एक बारिश सीजन के बाद पूरा पेंटिंग खराब हो गया, उसका सीपेज आ गया अननेसेसरी पूरा का पूरा, तो पूरी बिल्डिंग खराब हो गई। एक हम बनाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं विथ बेटर क्वालिटी। तो हम ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, सर्विसिबिलिटी भी देखते हैं, और उसके डिजाइन क्राइटेरिया को तब हम लोग डिजाइन करते हैं कंसिडर करके। तो यहां पर देखिए आप कि बीइंग ए गुड इंजीनियर, सारी एक्टिविटीज को हमें सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना है यहां पर। तो अब यहां पर क्या है, इसको देखिए, इफ डमी इज द ओनली इनकमिंग एरो टू एन एक्टिविटी देन इट शुड बी रिमूव प्रोवाइडेड नेटवर्क डायग्राम्स इज लॉजिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। लॉजिकली और ग्रामेटिकली नेटवर्क हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या है, मैं एक नेटवर्क बनाता हूं, ठीक है। कुछ भी बना लो, ये बना लो नेटवर्क 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज A B C D एंड E। ये नेटवर्क है हमारी। अब बताओ ये डमी क्या बता रहा है कि एक्टिविटी B और C तभी शुरू होगी जब एक्टिविटी A कंप्लीट होगी, यही बता रहा है। चलो इस डमी को हटा के देखते हैं। ये देखो, इनको हटाते हैं डमी को,
1 2 3 4 5। इवेंट्स को तो हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, बिकॉज इवेंट डज नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज एंड एनी टाइम फॉर इट्स अकरेंस, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लिखवाया भी है नोट्स में। तो एक्टिविटी को यहां पर ना ही आप ऐड कर सकते हो ना ही रिमूव कर सकते हो, बिकॉज एक्टिविटी रिक्वायर टाइम एंड रिसोर्सेज बोथ फॉर इट्स कंप्लीशन। तो यहां पर एक्टिविटी हमारी कितनी है, ए बी सी डी ई। तो देखिए यहां पर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। एक्टिविटी को छेड़ने की हमने गलती भी नहीं करी है यहां पर। अब यहां पर आप देखिए एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक्टिविटी बी एंड सी विल स्टार्ट when activity A is completed, right? So after completion of activity A, we will start activity B and C here. So just see here, after completion of activity A, we will start activity B and C. तो ये डमी वही बता रहा है यहाँ पर, और विदाउट डमी भी हमारा रिलेशन वही है यहाँ पर। तो क्या इस डमी की कोई जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे रिलेशन आपको दिखें तो बिल्कुल आप डमी को हटा सकते हैं। So this is redundant, this dummy is redundant, और इसको नेटवर्क से आप रिमूव कीजिए। सो दिस इज आवर करेक्ट नेटवर्क एंड दिस इज आवर रॉन्ग नेटवर्क, राइट? बिकॉज दिस डमी इज रिडंडेंट हेयर, राइट? चलिए तीसरा आते हैं हम लोग, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तीसरा, इफ लॉजिकल एंड grammatical purposes are already established by activities then that dummy should be रिमूव्ड, राइट? अगर लॉजिकल और ग्रामेटिकल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो वैसे डमी को आप रिमूव कर दीजिए। जैसे देखिए मैं एक इन जनरल एक नेटवर्क बना देता हूं। ओके, यही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए ये जो डमी है यहां पर, ये क्या बता रहा है? देखिए क्या बता रहा है, एक्टिविटी जी तभी शुरू हो रही है जब एक्टिविटी बी और ई कंप्लीट हो रही है। तो ये डमी लॉजिकल पर्पस को बता रहा है, दिस इज लॉजिकल पर्पस। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, राइट? लेकिन ये डमी क्या बता रहा है, एक्टिविटी एफ और जी जब कंप्लीट होती है तब एक्टिविटी एच शुरू होती है। तो इसको हटा के तुम देखो ना, यहां से इसको रिमूव करके देखो, दिस इज रिडंडेंट हियर, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर, राइट? तो इन्हें आप रिमूव करके यहां से देख लो, बिल्कुल नेटवर्क आपका सेम आ जाएगा। नेटवर्क बहुत बनाने पड़ेंगे, हर स्टेटमेंट के लिए एक नेटवर्क बनेगा। देखिए फिर से हटाया एक इवेंट को हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये डमी हमारी रहेगी, राइट? सो दिस इज आवर करेक्ट नेटवर्क एंड दिस इज रॉन्ग नेटवर्क, राइट? तो देखो यहां से एग्जैक्टली क्या है, मैं एक AOA और AON का जो मैंने डिफरेंस बताया था आपको, मैंने AOA में लिखा था डमी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट AON में डमी का कोई रोल नहीं होता है। तो यहां पर आप उस डिफरेंस में आप लिख लेना, डिफरेंस में लिख लेना, मैं बोल देता हूं, आप लिख लो, पहले पेज पलटो। AON वाले, AO और AN का जो डिफरेंस लिखवाया है उसमें AON वाले में लिखना, देयर इज नो रोल ऑफ डमी, there is no role of dummy, but the relationship which is expressed by dummy in AOA network, but the relationship which is expressed by dummy in AOA network is incorporated in AON network by
नॉर्मल एरो, बाय नॉर्मल एरो। तो जैसे देखो कि AOA नेटवर्क में आपने ये जो किया है, मैं ऐसा बनाता हूं, इसी नेटवर्क को बनाता हूं, ABCDEF। तो ये है हमारा AO। ये मैं बाद में फिर भी बताऊंगा, लेकिन फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रखो कि बाद में ये चीजें हल्की लगे और जो हम टफ चीजें पढ़ा रहे हो आपको, वो चीजें आपको उस पर फोकस करना पड़े, राइट। इस पे ही फोकस करोगे तो टफ चीजें निकल जाएगी, फिर टफ चीजों पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखो। देखो इसका AON बनाना है हमें, तो थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूं मैं, इनको M कर देता हूं और इनको N कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा इजी कर देता हूं। अब जैसे देखो इनका ही AON बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, क्या बताया था आपको, एक्टिविटी को कहां रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स के अंदर। सो दिस इज M। M के बाद कितनी एक्टिविटी शुरू हो रही है, 2। सो दिस इज एक्टिविटी A एंड दिस इज एक्टिविटी B। अब जब A खत्म होगी तो कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, C लिख दिया। जब B खत्म होगी तो कौन सी शुरू होगी, D लिख दिया। और जब C खत्म होगी तो कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, E लिख दिया यहां पर। और फिर D खत्म होगी तो F लिख दिया यहां पर, ठीक है। और जब E और F दोनों खत्म होगी तो कौन सी एक्टिविटी शुरू होगी, देखो M। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से N को लिखेंगे, राइट। अब देखो यहां पर एक रिलेशन डमी वाला, F तभी शुरू होगी जब एक्टिविटी A और D दोनों हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, तभी F शुरू होगी। तो इस रिलेशन को तुम ऐसे दिखा दो AON में, एक्टिविटी A और एक्टिविटी D। ऐसे दिखा दो, एक्टिविटी A और एक्टिविटी D कंप्लीट होगी तभी हमारी क्या होगी, एक्टिविटी F हमारी शुरू होगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं नेटवर्क में। तो ये हो गया हमारा क्या, डमी का पूरा कि क्या डमी का रोल है और कैसे हम लोग इसको देखते हैं, राइट। देख लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब नाउ रूल्स फॉर ड्रॉइंग ए नेटवर्क, rules for drawing a network। राइट, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, इन ए नेटवर्क there will be only one a start event and only one finish event, and remaining alls are dual role event। मतलब किसी भी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट इवेंट और एक फाइनल होगी, बाकी के सारे जो होंगे वो ड्यूअल रोल इवेंट होंगे, लाइक दिस। देखिए जैसे ये हो गया, दिस इज स्टार्ट इवेंट and this is final event and this is dual role event। सॉरी।
तो यहां पर क्या है, देखने वाली बात यह है यहां पर कि किसी भी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट और एक फाइनल हो गया, दो फाइनल नहीं हो सकते। अगर दो फाइनल होते हैं तो उसको हम डैंगलिंग एरर बोलते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। एन इवेंट कैन नॉट अकर, सेकेंड, an event cannot occur till all preceding activities has been completed. An event cannot occur till all preceding activities has been completed. जब पीछे की पूरी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तो कोई इवेंट अकर नहीं हो सकता। जैसे मैं एक बहुत बेहतर एग्जांपल आपको यहां पर ये देता हूं, देखिए आप, जैसे ये मान लीजिए कोई इवेंट है और यहां पर ये एक्टिविटी है, ये चार एक्टिविटी हैं, इनका नाम मैं कर देता हूं M, N, O एंड P। देयर आर 4 एक्टिविटीज और इस एक्टिविटी A को 5 दिन लगते हैं, N को 7 डेज लगते हैं, O को 10 डेज लगते हैं और P को 15 डेज लगते हैं, राइट। तो यहां पर ये जो इवेंट है, दिस इज इवेंट I। ये इवेंट I कब अकर होगा? 5 दिन के बाद अगर आप करते हो, मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, बोलते हो 6 तारीख को ये इवेंट हमारा बन गया, तो 6 तारीख को अगर ये इवेंट बनेगा तो सिर्फ ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ये तो इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे इस इवेंट का मतलब ये हुआ, दिस इज, इट्स वेरी सिंपल, 4 एक्टिविटी है। दिस इज आपका हो गया वॉल पेंटिंग, दिस इज टाइल्स वर्क, राइट, फ्लोर टाइल्स, दिस इज वॉल टाइल्स एंड दिस इज फॉल सीलिंग, राइट। इतनी एक्टिविटी हो गई, वॉल पेंटिंग, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स एंड दिस इज फॉल सीलिंग। इतनी सारी 4 एक्टिविटी हमारी हो गई। अब अगर आप बोलते हो कि 5वें दिन हमारा इवेंट बन गया तो आपका ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ होगा लेकिन ये सारी एक्टिविटी आपकी इनकम्प्लीट रह गई होगी। अगर आप 7वें दिन बोलते हैं तो आपका फ्लोर टाइल्स लग चुका होगा, वॉल पेंटिंग हो चुकी होगी, लेकिन ये दोनों एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह जाएगी। 10वें दिन बोलते हो तो ये तीनों कंप्लीट होगी लेकिन ये एक्टिविटी अभी भी इनकम्प्लीट रहेगी आपका। लेकिन आप बोलते हो कि ये इवेंट हमारा 15वें दिन बना है, मीन्स इस इवेंट का अकरेंस 15वें दिन हुआ है, तो ये सारी एक्टिविटी, चारों की चारों एक्टिविटी हमारी क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कैन से द इवेंट ऑफ अकरेंस इज, TE से इंडिकेट करते हैं, फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, 15 डेज। इस इवेंट का अकरेंस 15वें दिन होगा। वही मैंने लिखा है, एन इवेंट कैन नॉट अकर टिल ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। सो लास्ट एक्टिविटी, देयर वी विल राइट, लास्ट एक्टिविटी O is completed in 15 days, hence event I will occur in 15 days, that is after completion of all activities, that is after completion of all activities। सारी एक्टिविटीज के कंप्लीशन के बाद ही ये इवेंट हमारा फॉर्म होगा। नेक्स्ट है हमारा, लिख लेंगे आप, थर्ड, an event cannot occur twice. An event cannot occur twice. It means there cannot be a cyclic loop in a network. An event cannot occur twice, it means there cannot be a cyclic loop in a network. तो देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा इवेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इवेंट 1 के फॉर्मेशन के बाद एक्टिविटी ए जब कंप्लीट हुई हमारी तो इवेंट 2 का फॉर्मेशन हुआ, फिर दिस इज एक्टिविटी बी, सी एंड डी एंड दिस इज एक्टिविटी ई, राइट। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि इवेंट 2 फॉर्म हुआ तब एक्टिविटी बी शुरू हुई और 3 हमारा फॉर्म हुआ, फिर सी शुरू हुई तब हमारा इवेंट नंबर 4 फॉर्म हुआ। लेकिन फिर ये कह रहा है कि दूसरी एक्टिविटी के जरिए फिर इसी इवेंट को ये फॉर्म करेगा। मतलब ये समझ लो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जब हमारा सेकंड फ्लोर बन गया तो फिर हम ग्राउंड फ्लोर बनाने चले गए। पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली देखिए, जब सेकंड फ्लोर बन चुका है तो फिर ग्राउंड फ्लोर बनाने की क्या लॉजिक है? तो जो इवेंट बहुत ही पहले अकर हो चुका है उसी इवेंट को फिर से अकर कराने की क्या जरूरत है? नॉट बी पॉसिबल। सो ये नेटवर्क हमारा, ये साइक्लिक लूप, ये तो बच्चों वाली बात हो जाती है। आप प्रैक्टिकली इस तरीके से याद रखना, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स याद रखते हैं कि साइक्लिक लूप नहीं बननी चाहिए। अरे ये बच्चों वाली बातें हैं। आप ऐसे याद रखिए कि अगर कोई इवेंट हमारा अकर हो चुका है प्रीवियस एक्टिविटी के थ्रू, तो फिर हम सक्सीडिंग एक्टिविटी के थ्रू उसी इवेंट को कैसे अकर कर सकते हैं हम? प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग नेटवर्क, राइट? दिस इज रॉन्ग नेटवर्क। तो इसका करेक्ट नेटवर्क हमारा ये होगा। ये नेटवर्क हमारा करेक्ट होगा, राइट? 1 2 3 4 5 ए बी सी डी एंड ई, राइट? ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे एरो की लेंथ देखिए, कहीं पर बड़ी है कहीं पर छोटी है, तो लेंथ का क्या सिग्निफिकेंस है? पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको। फोर्थ, लेंथ ऑफ एरो हैव नो सिग्निफिकेंस। It is taken only according to pictorial representation. It is taken only according to pictorial representation. तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ से कोई मतलब नहीं है, जितना बढ़िया नेटवर्क लगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए हमने इस तरीके से बनाया, इस एरो की लेंथ ज्यादा है, सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गुड हियर, राइट? एक्टिविटी ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट? सो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गुड, सो द लेंथ ऑफ एरो हैव नो सिग्निफिकेंस। आई रिपीट, नो सिग्निफिकेंस, राइट? तो एरो के लेंथ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये तो मैंने लिख ही दिया था पहले, नंबर ऑफ एरो और नंबर ऑफ एक्टिविटीज दोनों इक्वल होंगे। फिर भी यहां पर लिख लीजिए, नंबर ऑफ एरो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटी इन AOA नेटवर्क, राइट? ये दोनों बराबर होंगे हमारे। देख लीजिए आप, एरो कितने? 1 2 3 4 5 6 और एक्टिविटी भी कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, राइट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी पे, राइट? 6 में द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज are represented by single arrow, whereas critical activities are represented by double arrow और बोल्ड एरो और थिक एरो, राइट?
नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिटिकल को हम डबल एरो, बोल्ड एरो और थिक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, इसी नेटवर्क में अगर मान लो आप एक्टिविटी ए, बी और सी क्रिटिकल है, इफ एक्टिविटी ए, आप लिख लेना एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ एक्टिविटी ए, बी एंड सी आर क्रिटिकल देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, ये देखो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। हो गई। अब कोई भी देख के बता सकता है कि एक्टिविटी ए, बी और सी जो है हमारी कौन सी एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी है, राइट। ये 6 नंबर पॉइंट था, 7 नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। In a network, there can be only one dead end. Only one dead end or final event, right? एक ही डेड एंड होगा, मीन्स एक ही फाइनल इवेंट होगा। अगर एक से ज्यादा फाइनल इवेंट होगा तो वो नेटवर्क में हम उसको कहते हैं डैंगलिंग एरर। जैसे देखिए आप यहां पे, अगर ये नेटवर्क है हमारा, ये देखिए यहां पर कितने डेड एंड मिल गए आपको, 2। जैसे एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो ये यहां पर 2 डेड एंड मिल गए, 2 फाइनल इवेंट हैं, 2 final event, and this is called dangling error. डोंट वरी, मैं सारे एरर जो भी नेटवर्क में हो सकते हैं वो सारे मैं आपको एक बार लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो ये 7 जो थे हमारे नेटवर्क रूल थे पूरे के पूरे, राइट। ये सारे सातों के सातों हमारे नेटवर्क रूल थे, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब नेटवर्क में क्या क्या कन्वेंशंस होते हैं। So here we will write conventions of network. फर्स्ट लिखेंगे हम लोग कन्वेंशन ऑफ नेटवर्क में, as far as possible arrow should be straight and their crossing should be avoided. As far as possible arrow should be straight and their crossing should be avoided, right? एरो को स्ट्रेट रखना और क्रॉस नहीं करना, बट इफ नॉट पॉसिबल देन एरो शुड बी bended and their crossing should be bridged. उसके क्रॉसिंग को ब्रिज कर देना है। मैं यहां पर इसको अंडरलाइन करता हूं, बेंडेड और ब्रिज्ड को, राइट। तो जैसे देखो यहां पर अगर मान लो ये कोई नेटवर्क है, ये देखिए
हमने एरो को यहां पर क्या किया, बेंड किया, दिस इज बेंडेड एरो, राइट, क्योंकि पॉसिबल नहीं था इस तरीके से इसको मिलाना, इस तरीके से हम नहीं मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मिलाएंगे जैसे लगेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर है, ऐसा नहीं करेंगे इसमें, इसको इस तरीके से मिलाइए कि इसकी रिप्रेजेंटेशन काफी खूबसूरत लगे, राइट। तो स्ट्रेट तो नहीं जा सकता, इसलिए इसको तरीके से बेंड कर दीजिए आप, ठीक है। ये थोड़ा सा सही बेंड नहीं हुआ है ये दोनों, रुको मैं इसको पहले स्ट्रेट करता हूं, राइट। इसको बेंड थोड़ा सही तरीके से करेंगे, इस तरीके से, राइट, सो बेंडेड। अब स्ट्रेट अगर ना हो तो बेंडेड तो कर लो, लेकिन अब क्रॉसिंग का सीन आएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो, पहले आप कॉपी कर लो फिगर, ठीक है। ये देखो, ये एक्टिविटी है हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारी एक्टिविटी हैं। तो इस तरीके से एक्टिविटी ई और एफ को क्रॉस मत करवाओ, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। इनको क्या करेंगे हम, ब्रिज कर देंगे ऐसे, ये ब्रिजिंग हो गई, राइट। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे, आप इसको ब्रिज करेंगे इस तरीके से, देखिए यहां पर लिख देंगे आप, दिस इज ब्रिजिंग। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, ब्रिज्ड कर दिया, राइट। सो एज फार एज पॉसिबल एरो शुड बी स्ट्रेट एंड देयर क्रॉसिंग शुड बी अवॉइडेड। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है तो एरो को बेंड करो और जहां पर क्रॉसिंग हो रही है उसको ब्रिज्ड करो, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेकंड, एज फार एज पॉसिबल with the flow of possible comma with the flow of time arrow should be from left to right. As far as possible with the flow of time arrow should be from left to right. तो जैसे देखो, हम लोग नेटवर्क अगर बनाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, हम लोग जल्दीबाजी में इस तरीके से बनाते हैं, देखिए इस तरीके से नेटवर्क बनाते हैं, दिस इज ए बी सी डी ई। अगर आप काम कर रहे हो, 1 तारीख से शुरू करोगे तो पिछले महीने की 29 तारीख को थोड़ी पहुंचोगे आप, अगले महीने की 29 तारीख को पहुंचोगे या 30 तारीख को पहुंचोगे। सो एरो की फ्लो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की ओर होनी चाहिए। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत है। इसको इस तरीके से करेंगे आप, दिस इज ए, दिस इज बी, इस तरीके से देखिए, ए बी, और ए से जो गई थी हमारी वो थी सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, राइट। दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन हियर, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, राइट। सो एज फार एज पॉसिबल एरो शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, विद द फ्लो ऑफ टाइम। चलिए अब हम लोग आते हैं जरा सा नंबरिंग कैसे करते हैं इवेंट की, वो देखते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे नेटवर्क्स में एरर क्या आते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे D.R. Fulkerson's rule for numbering the events. इवेंट्स के नंबरिंग के लिए हम लोग फल्करसन रूल यूज करते हैं।
राइट। सो डी आर फर्गसन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट इनिशियल इवेंट इज numbered as a starting number. Initial event is numbered as a starting number, right? Initial event is that which has only outgoing arrows, right? Initial event is numbered as a starting number and initial event is that which has only outgoing arrows, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ outgoing arrows रहेगा, right? दूसरा, rule number 2, ignore all outgoing arrows from initial event. Ignore all outgoing arrows from initial event which has been already numbered. Ignore all outgoing arrows from initial event which has been already numbered and some more initial event may created and assign them to next number, right? Ignore all outgoing arrows from initial event which has been already numbered and some more initial event may be created and assign them to the next number, right? चलिए एक ही बार आपको समझाता हूं। नेक्स्ट स्टेप 3, रिपीट स्टेप 3 till all events have been numbered। इस स्टेप को रिपीट करते रहो स्टेप 2 को जब तक कि सारे के सारे इवेंट्स हमारे नंबर्ड नहीं हो जाते, राइट? तो जरा सा हम लोग आते हैं 1 बाय 1 करके। पहले आप इन तीनों को लिखिए, इन तीनों रूल को। इनिशियल इवेंट इज नंबर्ड एज स्टार्टिंग नंबर, इनिशियल इवेंट इज दैट विच इज ओनली आउटगोइंग एरोज, राइट? तो 1 बाय 1 करके ही हम लोग इसको फॉलो अप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नेटवर्क है, ठीक है? ये हो गई हमारी एक्टिविटी ए, बी, सी एंड डी। दिस इज एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। अब हमें सारे इवेंट्स की नंबरिंग करनी है, तो हम लोग स्टेप पे आते हैं। पहले देखिए, इनिशियल इवेंट इज नंबर्ड एज अ स्टार्टिंग नंबर एंड इनिशियल इवेंट इज दैट विच इज ओनली आउटगोइंग एरोज, ठीक है? तो देखिए इस इवेंट को देखिए आप, इस इवेंट पे आपको कोई इनकमिंग एरो ऐसा दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ जो भी है इस इवेंट पे क्या है? आउटगोइंग एरोज है। तो इनिशियल इवेंट इज दैट विच इज ओनली आउटगोइंग एरोज। इस इवेंट को इनिशियल ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर इनकमिंग एरो है हमारा। तो इनिशियल इवेंट इज दैट विच इज ओनली आउटगोइंग एरोज। सो हियर दिस इज नंबर्ड एज 1, राइट? स्टार्टिंग नंबर एज 1। अब दूसरे स्टेप पे आइए, क्या कह रहा है दूसरा स्टेप? इग्नोर ऑल आउटगोइंग एरोज फ्रॉम इनिशियल इवेंट विच हैज बीन ऑलरेडी नंबर्ड एंड सम मोर इनिशियल इवेंट मे बी क्रिएटेड एंड असाइन देम टू द नेक्स्ट नंबर। तो कह रहा है
इग्नोर करो सारे आउटगोइंग एरो को जो कि इनिशियल इवेंट से निकला है, वैसा वाला इनिशियल इवेंट से निकला है जिसका कि हमने नंबरिंग कर रखा है। तो देखो इस इवेंट की नंबरिंग हमने कर रखी है और यहां से कितने एरो निकल रहे हैं, एक, तो इस एरो को आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो इस एरो को आप इग्नोर करो, करेक्ट। अब इसको आप नेक्स्ट नंबर दे दो 2। अब यहां से देखो आप कितने आउटगोइंग एरो जा रहे हैं, 2, इन दोनों को आप इग्नोर करो, ठीक है। अब आप इसको नेक्स्ट नंबर दे सकते हो, लेकिन देखो इस इवेंट पे आउटगोइंग इनकमिंग एरो कितने हैं, पहले देखो इनकमिंग एरो कितने हैं, ये तो नहीं है इनकमिंग एरो, ये है इनकमिंग एरो, तो इसको नेक्स्ट नंबर नहीं दे सकते तुम यहां पर। इस इवेंट को तुम देखो यहां पर इनकमिंग एरो कितने हैं, 0, क्योंकि इस इनकमिंग एरो को क्या करना है, हमको इग्नोर करना है, क्योंकि ये इनकमिंग जो इसका है वो इसका आउटगोइंग है। एंड इग्नोर ऑल आउटगोइंग एरोस फ्रॉम इनिशियल इवेंट विच हैज बीन ऑलरेडी नंबर्ड, सो दैट हमें इसको इग्नोर करना है। तो यहां पर अब देखो इनकमिंग कितने हैं, 0, सो दिस इज नेक्स्ट नंबर 3। अब इनके सारे आउटगोइंग को आप इग्नोर कर दो ऐसे करके, राइट। अब इस इवेंट पे आ जाओ आप, चलिए पहले इस इवेंट पे आते हैं। इस इवेंट पे देखिए इनकमिंग कितने हैं, ये तो नहीं है, ये भी इनकमिंग नहीं है, ये एक इनकमिंग है, इसलिए इसको 4 नंबर नहीं दे सकते आप। इस पे आइए, इस पे इनकमिंग कितने हैं, 0, बिकॉज दिस इज नॉट हियर, राइट। सो दिस इज 4। अब इन दोनों को हमें इग्नोर करना है। अब यहां पर आते हैं, इस पे कोई भी इनकमिंग नहीं है, सो दैट दिस इज 5, इनको इग्नोर कीजिए। इस इवेंट पे आइए, नो इनकमिंग एरो, क्योंकि ये भी कैंसिल्ड है, ये भी कैंसिल्ड है, ये भी कैंसिल्ड है, सो दिस इज 6, इसको इग्नोर कीजिए, दिस इज 7। यही था हमारा DR फुल्करसन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट। तो आप जितना टफ चाहे नेटवर्क आप बना सकते हैं, आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। मैं एक और नेटवर्क करा देता हूं आपको, थोड़ा टफ बनाता हूं। ठीक है, डमी जिसमें थोड़ा आगे लगा देता हूं, ठीक है। राइट, तो यहां पर इनकी नंबरिंग करनी है हमें, ABCD EF GHIJK, ये सारी एक्टिविटीज हैं। तो नंबरिंग करनी है हमें। देखो इनिशियल इवेंट को 1 नंबर दे दो पहले, एंड इनिशियल इवेंट इज दैट विच इज ओनली आउटगोइंग एरो, इसको कैंसिल करो, दिस इज 2, इन दोनों को कैंसिल करोगे, इनको आप नेक्स्ट नंबर दोगे 3, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब इनको 4 नहीं दे सकते क्योंकि एक इनकमिंग है, सो दिस इज 4, अब ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 5, राइट। अब यहां पर देखिए ये कैंसिल हो गया और ये तो कैंसिल है ही, तो इनको आप 6 नंबर नहीं दे सकते क्योंकि इनकमिंग है यहां पर, तो दिस इज 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 7 एंड दिस इज 8। सिंपल थी नंबरिंग इसकी। सो दिस वाज द DR फुल्करसन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट। नेक्स्ट आइए स्किप नंबरिंग, इसमें ही हम लोग स्काइप नंबरिंग यूज करते हैं, राइट। देखिए इट इज यूज फॉर बिगर प्रोजेक्ट, it is used for bigger project, बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे, in which a major activity may be divided into more than one sub activity in future, right। एक मेजर एक्टिविटी जो है एक से ज्यादा सब एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे फ्यूचर में हम लोग इसको। देखो इट इज यूज्ड फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स इन विच ए मेजर एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इनटू मोर देन वन सब एक्टिविटी इन फ्यूचर। तो एग्जैक्टली क्या है इसको जरा सा समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि नेटवर्क हमने बनाया हुआ है,
चलिए हम लोग पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज ए बी, एक्टिविटी लिख दो सी डी ई एफ, नंबरिंग करो। इसको 1 2 मत करो, इसको लिखो 10, इसको लिखो 20, इसको 30, इसको 40। आप इसको भी 30 कर सकते हो, इसको भी 40 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। 50 एंड दिस इज 60। ये हो गई नंबरिंग आपकी। तो हमने ऐसा क्यों किया? मान लो कि जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग का हमारा मान लो लेआउट है, और ये हमारा बेडरूम है, ये भी हमारा बेडरूम है, ये लिविंग एरिया है, एंड दिस इज किचन एंड दिस इज ऑल्सो लिविंग एरिया, राइट। तो अब सॉरी, दिस इज ऑल्सो बेडरूम एंड दिस इज फॉर्मल लिविंग एरिया एंड दिस इज फैमिली लिविंग एरिया, राइट। इस तरीके का ड्राइंग है हमारा। तो एग्जैक्टली क्या है, ये जो किचन है, पहले हमको क्या करना था, इसमें मॉड्यूलर किचन बनाना था, तो हमने साइज इसका कम लिया था किचन का, ठीक है, हमने 8 बाई 12 का साइज लिया था। बाद में क्लाइंट का डिमांड आया कि नहीं, इसको आइलैंड किचन बनाना है, तो इसको स्पेस अब ज़्यादा चाहिए होगा, जबकि हमने ब्रिक वर्क कर रखा है, यहाँ पर हमने डोर की फ्रेमिंग भी कर रखी है। अब इसको आइलैंड किचन बनाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, इस ब्रिक वर्क को तोड़ना पड़ेगा, इस रूम के साइज को कम करना पड़ेगा, तो ब्रिक वर्क को हमको यहाँ से करना पड़ेगा। अब किचन की साइज हमारी बड़ी हो गई। तो देखो, 2 एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो गए। एक ब्रिक वर्क की साइज ब्रिक वर्क हमको डिसमेंटल करना पड़ा, और दूसरा ब्रिक वर्क हमको बनाना पड़ा। जो हमने प्लम्बिंग का काम किया था मॉडर्न किचन के लिए, वो आइलैंड किचन में काम नहीं आएगा, क्योंकि आइलैंड किचन की प्लम्बिंग सेंटर में होती है, तो ये काम नहीं आएगा। तो 3-4 एक्टिविटी जुड़ गए यहाँ पर। तो अगर मान लो ऐसी एक्टिविटी कुछ जुड़ेंगे ना, जैसे ये किचन वाली एक्टिविटी है बी, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 21, 21, 22, 23, इस तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। मतलब 20 से 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 20, दिस इज 21, दिस इज 22 एंड दिस इज 30। बाद में और जरूरत पड़ेगी तो और जोड़ देंगे, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो बिग प्रोजेक्ट में ऐसी चीजें होते रहती है, बहुत सारे एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कराते रहना पड़ता है बिग प्रोजेक्ट्स में। दैट्स वाई कि चीजें हमारी मेमोरी में रहे, और जब हम एट फाइनल स्टेज पे जब हम कॉस्टिंग की बात करें तो हम इन सारी चीजों को जोड़े। क्योंकि जो ब्रिक वर्क आपने बना दिया है और उसको जब आपने डिसमेंटल करके दूसरी जगह पे फिर से बनाया, तो 1 साल के बाद क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि आपने डिसमेंटल भी किया था। तो सारी एक्टिविटी को यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है हमें, राइट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाओगे तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कई बार स्ट्रक्चर बनाया, कई बार इधर से डिसमेंटल किया, उधर से डिसमेंटल किया। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच हैज बीन इन्वॉल्वड हियर, राइट। तो ये हमारा था इसका पूरा का पूरा, क्या कहते हैं, डीआर फुल्करसन रूल का स्किप नंबरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम लोग देखेंगे एरर्स इन नेटवर्क। ओके, राइट। अब हम लोग देखेंगे एरर्स इन नेटवर्क। देखिए, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग साइक्लिक एरर और लूपिंग एरर इन a network. An event cannot occur twice. It means there cannot be a closed loop or cyclic loop in a network. पहले भी डिस्कस कर रखा है मैंने इसको। सो इस तरीके के एरर को हम लोग साइक्लिक एरर बोलते हैं। जस्ट यू कैन, मैं तो उसी फिगर को बनाऊंगा, या चलो दूसरी फिगर बनाता हूं। ये देखिए, यहां पर से जो इवेंट है हमारी 2 नंबर इवेंट जो है वो हमारी 2 बार फॉर्म हो रही है। ये इवेंट नंबर 2 2 बार अकर हो रही है, राइट। देखिए, सो दिस इज साइक्लिक एरर। दूसरा है हमारा, सेकंड इज डैंगलिंग एरर। Dangling error, right? In a network,
देयर इज ओनली वन डेड एंड और फाइनल इवेंट। एक ही डेड एंड होगा, एक ही फाइनल इवेंट होगा, मींस एक ही फाइनल इवेंट होगा। जैसे देखिए ये अगर नेटवर्क है तो आप इस तरीके से इसको नहीं छोड़ सकते, दो फाइनल इवेंट नहीं हो सकता। कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीशन इन ऑल रिस्पेक्ट। सो दिस इज डैंगलिंग एरर, राइट। सो दिस इज डैंगलिंग एरर, करेक्ट। पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है थर्ड, वैगन व्हील एरर। In a network, if various activities are started, in a network, if various activities have completed in a network, if various activities have completed at the same time and other set of various activities have started at that time, then network has following relation. Then network has following relation. Just see here. क्या रिलेशन आएगा नेटवर्क में? In a network, if various activities have completed at the same time and other set of various activities have started at that time, then network have फॉलोइंग रिलेशन। देखिए अगर मान लीजिए कि यहां पर से तीन एक्टिविटी हमारी ए, बी और सी, ये तीनों एक्टिविटी एक ही साथ कंप्लीट हुई और जैसे कंप्लीट हुई वैसे ही हमने तीन नई एक्टिविटी एक साथ शुरू कर दी, डी, ई, एफ, राइट। तो ये नेटवर्क का रिलेशन इस तरीके का आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2-2 घंटे का 3 लेक्चर, ठीक है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन एंड हाईवे, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन एंड हाईवे, ये तीनों एक साथ शुरू हुआ और ये तीनों एक ही साथ खत्म हो गया। सर्वे, बीएमसी एंड रेलवे उसी दिन शुरू कर दिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी को चाहिए मान लो 30-35-40 घंटे चाहिए, इरिगेशन को 35-40 घंटे चाहिए, मान लीजिए 50 घंटे चाहिए, मान लीजिए रेलवे को, हाईवे को 60 घंटे चाहिए। तो आवर्स तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट आवर्स पे ये बनेगी ना, तीनों डिफरेंट आवर्स पे कंप्लीट होगी हमारी। और ये उसी समय 3 सब्जेक्ट का शुरू करना पॉसिबल नहीं है एक ही दिन में। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 3 एक्टिविटी तुम एक ही दिन कंप्लीट करोगे और उसी दिन 3 नई एक्टिविटी को शुरू करोगे। सो प्रैक्टिकली दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो हियर वी विल राइट practically such a relation will not exist, hence such an error is called hence such an error is called wagon wheel error। तो ऐसा एरर जो होता है हमारे नेटवर्क में उसको हम कहते हैं वैगन व्हील एरर, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ओवर हो गया है। अब क्वेश्चन के सेगमेंट पे हम लोग आते हैं, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, राइट। आप इसे कॉपी कर लीजिए।